सो आई ऑल, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है, कैसे आप एंट्री कर सकते हो एंड क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। वंस अगेन ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि आपको डेली क्या करना पड़ता है। ठीक है, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर मीन्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इफ़ यू चूज। सो आप अगर प्रोडक्शन इंजीनियर हो तो क्या करना पड़ता है, देखो। तो सबसे पहले जैसे आप गए शिफ्ट में, अगर आप एज ए शिफ्ट इंचार्ज है, आई मीन आपकी डेजिग्नेशन ऑफिशियली कुछ भी हो सकती है, बट एज ए शिफ्ट इंचार्ज आप बोले जाओगे। तो आपने जाते ही सबसे पहले क्या होता है, अपने रिलीवर से रिलीविंग लेनी होती है। अब रिलीविंग में क्या होता है कि जो प्रीवियस शिफ्ट में क्या क्या इश्यूज थे वो सारी चीज़ आप पूछते हो, उनके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं। उसके बाद में आप अपने रिसोर्सेज देखोगे। रिसोर्सेज में मैन पावर भी होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, अदर रिसोर्सेज भी, केपेबिलिटी भी होती है। वो सब देखने के बाद आप प्रोडक्शन प्लान देखोगे, कितना प्लान पेंडिंग है, क्या क्या आपका प्लान है अभी जो आपको प्रोड्यूस करना है। कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट है या कुछ और मॉडिफिकेशन है, अदर थिंग्स है, तो वो सब चीज़ आप देखोगे। ये तीन चीज़ आप देखने के बाद में आप अपने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं मशीन्स के, उनको आप चेक करते हो कि सारे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं विद इन रेंज हैं या कोई पैरामीटर आउट ऑफ रेंज आ रहा है। अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट चलाना है, कई बार क्या होता है, एक रेगुलर प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट जो होता है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, जैसे कि स्टील में हम देखें तो नॉर्मल स्टील अलग होता है, ऑटोमेटिव स्टील अलग होता है। ठीक है, ऑटोमेटिव के लिए टेक केयर अलग से करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस स्पेशल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सब चीज़ आप चेक करते हो एज ए शिफ्ट इंचार्ज। एज ए शिफ्ट इंचार्ज आप चेक करते हो। तो ऑफिशियल डेजिग्नेशन आपकी जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर ये हो सकती है, बट आप एज ए शिफ्ट इंचार्ज बोले जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद में आपने शिफ्ट स्टार्ट कर दी। इन बिटवीन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, किसी भी मशीन की प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो आपको उनको टेकअप करना है। उनको आपको अदर डिपार्टमेंट्स लाइक मैकेनिकल है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस है, उनको बताना पड़ता है, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कराना पड़ता है। और शिफ्ट एंड में आपको एक प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट अपन बोलते हैं, वो बना के आपको भेजनी होती है कि ये आज प्रोडक्शन इतना हुआ था, यील्ड इतनी थी, इसमें लॉसेज इतने थे, अगर कोई ब्रेकडाउन था तो ये था। उस ब्रेकडाउन की कोई अगर डिटेल रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ सकती है, अगर बड़ा ब्रेकडाउन था तो ये आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर प्रोडक्शन सब सही चल रहा है तो आपके पास कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रोडक्शन स्मूथली रनिंग है तो आपको कुछ अदर एक्टिविटीज़ लाइक जैसे अपनी TQM एक्टिविटी हो जाती है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंडर आपका क्वालिटी सर्कल प्रोजेक्ट हो गया, या आपने कोई सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट ले रखा है, या आपने WCM का कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, या ऑपरेशन एक्सेलेंस रिलेटेड अदर प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, तो प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गया कि आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ ऐसे होता है। अब इसमें जो इश्यूज आते हैं वो क्या है कि आपके चैलेंजेस क्या है। इसमें चैलेंजेस यही है कि कई बार आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ऑन द स्पॉट खुद को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इसके साथ अभी क्या करना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो आप ऐसे क्वालिटी डिपार्टमेंट अदर होता है, बट एज ए शिफ्ट इंचार्ज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप खुद बताएं कि कितने डेविएशंस में हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डे टू डे एक्टिविटीज़। अब इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है काम, अगर रिपीटेटिव हो जाता है, डेली की कुछ चैलेंजेस नहीं आ रहे। बट अगर मैं बता रहा हूँ कि सही से यूटिलाइज़ करो, कि ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे अपना होता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं जिस चीज़ को। आपने प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन का कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, आपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, आप उस पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा कलेक्ट करोगे, उसमें टाइम लगेगा, उसको आप एनालाइज़ करोगे, फिर आपने जो प्रॉब्लम निकाली उसका आप सॉल्यूशन करोगे, फिर उस सॉल्यूशन को आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने प्रेज़ेंट करोगे, तो उससे आपकी इमेज बढ़ेगी। ठीक है, तो एज़ सच इतना बोरिंग नहीं होता अगर हम उसको एक्साइटिंग बनाएँ काम को तो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे मेन जो काम होता है R&D में होता है, वहीं पर रिसर्च करते रहते हैं। बट आप एक बार जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तो आप ऐसा नहीं है कि बार-बार इनोवेशन करते रहोगे।
और वैसे भी अगर आपका माइंड ऐसे क्या है कि मेरे को डीपली लैब में काम नहीं करना या कोई एक छोटी सी जगह बैठ के काम नहीं कर सकते, आपका माइंड है कि आप पूरा मैन पावर हैंडलिंग टाइप में, मतलब लोगों के साथ मिलना, डेली की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, कहीं पे ये इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना, प्रोडक्शन निकालना और डायरेक्ट जो प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में रहता है, अगर उस तरीके से आपका माइंड है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। और मैंने मोस्टली देखा है ऐसा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनमें जो लीडर बनते हैं, जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या आपका एग्जीक्यूटिव वीपी, इस तरीके से जो भी प्लांट हेड, इस तरीके से जो भी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, मोस्टली वो प्रोडक्शन से ही जाते हैं। कारण क्या है उस चीज़ का? कारण ये है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, उसको मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज हो जाती है, क्योंकि वो डेली की जैसे कुछ सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स आती है तो वो उनको सॉर्ट आउट कराता है साथ में मिल के। तो सॉर्ट आउट कराता है तो फिर उसको उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, मशीनरी के बारे में पूरा नॉलेज रहता है, ठीक है, और प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज रहता है, ठीक है, लेकिन उसको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग पीपल्स को भी टॉप पोजीशन पे डाल देते हैं, मीन्स टॉप पोजीशन में जाते हैं। लाइक आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, उसका जो लीडर है, अनटिल अनलेस वो कोई ऐसा है कि जनरेशनल जो होती है ना, कि जैसे किसी का बाप है उसने अपने बेटे को बना दिया लीडर, इस तरीके की कंपनी नहीं है, तो मोस्टली इसी डिपार्टमेंट्स के जो पीपल होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी के डिपार्टमेंट के जो लीडर्स होते हैं वही प्लांट हेड या अच्छी अच्छी पोजीशंस में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ थी, ओवरऑल ओवरव्यू मैंने दोबारा फिर से दे दिया आपको। अब मैं बताऊंगा कि ये किस आदमी के लिए रोल, ये जो जॉब है ये सही है। देखो, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जॉब नहीं है और आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से आते हो, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल जॉब है, ठीक है। आप इससे अपना इनकम जनरेट कर सकते हो एंड देन उसके बाद में सोच के और फिर अदर डिसीजंस ले सकते हो। बट आप ऑलरेडी वेल्दी हो, आप मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको इनकम की कोई टेंशन नहीं है, आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो, तो आप ऑफ कोर्स कि कैट के लिए जाइए, ठीक है, या आईटी सेक्टर में अपना करियर चूज कर सकते हो। अब क्या है कि मैंने भी आईटी सेक्टर में करियर चूज करने की कोशिश करी थी। मैंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डेटा साइंस में किया है, ट्रिपल आई टी बैंगलोर अपग्रेड से, मैं 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद में। बट मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उस चीज़ में मैं कितना सक्सेस हुआ और क्या हुआ उस चीज़ का, ठीक है। तो अगर आप वेल ऑफसेट फैमिली से हैं तो आप जो है कैट की तैयारी कर सकते हैं, या आप जो है आईटी का कोई कोर्स करके इनिशियली कम सैलरी पे आईटी पे जा सकते हैं, फिर आईटी में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ है। हाँ, गेट की जो तैयारी है फिर उसी में है कि आपको पीएसयूज में जाना पड़ेगा, पीएसयूज का लेकिन पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज अच्छा होता है, ठीक है। मैंने खुद ने गेट की तैयारी करी थी, मेरे खुद के जो मार्क्स हैं वो 62 मार्क्स आए थे गेट में। लेकिन अगर आपको रुचि है कि मैं एमटेक करूँगा, एमटेक के बाद मैं बिल्कुल प्योर रिसर्च में जाऊँगा, तो भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए ही है कि आप एक तो फ्री हैं, कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इतनी, एंड आपको पैसे की इतनी टेंशन नहीं है, तब तो आप जो भी एनालिस्ट है, आईटी इंजीनियर है, या एमबीए के बाद में जो चीज़ें हैं वो चूज़ करिए, वो बेस्ट होंगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग इनिशियली अपना जो करियर है वो स्टार्ट करते हैं ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, देन एमबीए कर लेते हैं एंड देन बहुत अच्छी पोस्ट पे वो चले जाते हैं आईआईएम से एमबीए करने के बाद में, ठीक है। डिस्टेंस से एमबीए का ऐसा मुझे कोई लगता नहीं कि फ़ायदा होता है इतना, ठीक है। इससे तो बेटर है कि आप कुछ स्किल अपनी सीख लीजिए, कि आपने पाइथन सीख ली या आपने अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, एक्सेल अच्छे से सीख लिया, प्रेजेंटेशन स्टाइल सीख ली, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए इस सेक्टर में। अब जो होता है फाइनली मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ग्रोथ कैसी होती है इसमें, तो ग्रोथ स्लो है, स्टडी ग्रोथ है, एंड स्टडी एंड स्लो ग्रोथ है, सिंपल है। बट ऐसा होता है कि कई बार आप थोड़ा सा अपर मैनेजमेंट में चले जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास, बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स आपके अंडर आते हैं और आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। मैंने देखा है लोगों की सैलरी इन मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ 1 CR से ऊपर होती है, बट उनका एक्सपीरियंस भी 25 ईयर्स इतना होता है,
तब जाके उनकी सैलरी इतनी होती है, 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है, तब जाके उनकी सैलरी 1 CR से ऊपर होती है। बट वो फ्यू कंपनीज हैं जिनकी जो सैलरी है, जैसे कि जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है लाइक JSW है या टाटा है, उन्हीं में जो टॉप मोस्ट पीपल्स रहते हैं वो ओनली बीटेक बेस पे ग्रोथ करते हुए जाते हैं, तो उनको इतनी सैलरी मिलती है। बट मोस्टली वो भी मैंने जहाँ तक देखा है वो NIT से होते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केस या बहुत कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल कॉलेज से होके भी अपनी मेहनत के हिसाब से पहुँचा है, ऐसा भी मैंने देखा है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनल में इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। यही है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास से थे एंड आपका स्टार्ट में ही कोई MBA का टारगेट नहीं है, अगर आप अपर मिडिल क्लास से भी थे या मिडिल क्लास से भी थे, तो आप पहले एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, देन MBA करने जा सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, हमें MBA नहीं करनी है, हमें इसी में इसी फील्ड में वो बनाना है। तो ये भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल कि कई कंपनीज फ्यूचर फिट लीडर तैयार करती है, कंपनी में रहते-रहते ही उनको वो कराती है, MBA कराती है उस तरीके से। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो एज़ सच इतना बोरिंग भी नहीं होता एंड इतना एक्साइटिंग भी नहीं होता अनटिल अनलेस आप कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो और आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट या एज़ सच छोटे-छोटे प्रोजेक्ट या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वॉल्वड हो, तो आपकी लाइफ़ एक्साइटिंग रहेगी। सैलरी वाइज़ मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि ये 1.3 से 1.5 टाइम्स आपका एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू 1.3 टू 1.5 कर लो आप, उतना आपका एनुअल पैकेज होता है। ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज बड़ी कंपनीज़ या ऑलमोस्ट एवरेज मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो यही रहता है। ठीक है? थैंक यू।